हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो हम जो है इन्फिनाइट सीरीज़ की दुनिया में हैं और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि इन्फिनाइट सीरीज़ को सॉल्व कैसे करते हैं, यानी कि उनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कैसे करते हैं। लास्ट टाइम हमने देखा कि इन्फिनाइट सीरीज़ क्या होती है और उसका कन्वर्जेंस का क्या मतलब होता है, पार्शियल सम का क्या मतलब होता है। ठीक है, फ्यूचर में हमने जो है अलग अलग टेस्ट देखने हैं जिससे हम इन्फिनाइट सीरीज़ को सॉल्व करेंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं वो ज़्यादातर कुछ कंपैरिजन टेस्ट। एक तो मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगी, डेफिनेशन का कुछ खास यूज़ नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। फिर जो है कुछ कंपैरिजन टेस्ट के बात करेंगे। जब हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि मान लीजिए हमारे पास कोई इन्फिनाइट सीरीज़ है, तो उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि हम पहले से ही देख के उसकी मदद से उसी इन्फिनाइट सीरीज़ के कुछ पार्ट से हम जो है बता सकते हैं कि कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। ठीक है, सो लेट गेट स्टार्टेड। तो इन्फिनाइट सीरीज़ के जो कन्वर्जेंस है उसकी ये दो डेफिनेशन है। ये आपको मे बी एग्जाम्पल में यूज़ ना हो, लेकिन हो सकता है किसी थियरम में यूज़ हो, इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। सो अननेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ सीरीज ए एन समेशन n goes from 1 to infinity to converge is that to each epsilon greater than 0 there exists m greater than 0 such that mod of am plus 1 plus am plus 2 up to so on an is less than epsilon for all n greater than equal to m। सिंपल सी भाषा में कि ये जो सीरीज़ है ये कब कन्वर्ज करेगी कि अगर आप कोई भी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको दिया जाए तो उसके लिए एक m पॉजिटिव इंटीजर ऐसा ज़रूर मिलेगा कि m से लेकर n तक, ठीक है, m से लेकर n तक ये जो समेशन है ए एम प्लस 1 ए एम प्लस 2 अप टू सोन ए एन, इसका जो मॉड होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। और अगर आपको ध्यान हो कि ऐसी ही डेफिनेशन हमने जो है सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के लिए किया था और वहीं से ये डिराइव हुआ है। दूसरा है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ सीरीज। यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स की चल रही है कि जैसे कि ए एन की सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ है, तो इसका जो पार्शियल सम होगा, ठीक है, यू शुड नो कि ये क्या है, दिस इज पार्शियल सम। तो ये जो पार्शियल सम का सीक्वेंस इन्होंने बनाया है ये क्या होना चाहिए, बाउंडेड अबव होना चाहिए। तो अगर ये बाउंडेड अबव है तो ये जो पॉजिटिव टर्म की सीरीज है ये क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। ठीक है ना, तो एस एन यहाँ पे क्या होगा, एस एन इज एक्चुअली a1 प्लस a2 एंड अप टू सो ऑन an। तो ये बाउंडेड अब होना चाहिए, यानी कि इसका अपर बाउंड एग्जिस्ट करना चाहिए। तो ये दो डेफिनेशन है इन्फिनाइट सीरीज़ की कन्वर्जेंस की। अब इसके आगे जितनी भी मैं बातें करूँगी वो सब आपने नोट करना है, क्योंकि ये हमें एग्जाम्पल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये तीन चीज़ें तो नोट करनी ही है। पहली बात कि कोई भी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं उसके nth टर्म को लेती हूँ तो इसका लिमिट 0 होगा। ठीक है, अगर आपने लास्ट वाला वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने कुछ ऑब्जर्वेशन की थी कि जो भी सीरीज़ कन्वर्ज कर रही है उसका nth टर्म 0 को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है। इसका कॉन्वर्स ट्रू नहीं है मतलब क्या कि अगर कोई nth टर्म किसी सीरीज़ का 0 को कन्वर्ज कर रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते उसके कन्वर्जेंस के बारे में। लेकिन इससे हमें मदद क्या मिलेगी, इससे मदद ये मिलेगी कि मान लीजिए किसी nth टर्म का लिमिट 0 नहीं आता है तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि वो कन्वर्ज करेगा। देखो इसका अगर हम निगेशन करें तो क्या मतलब होता है, इसी का ये मतलब होता है कि इफ़, इसी चीज़ को दूसरे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि इफ़ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। तो nth टर्म हमें जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है उस सीरीज़ के बारे में कि अगर nth टर्म जो है वो 0 नहीं है, अदर देन 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि वो सीरीज़ डाइवर्ज करेगी। और अगर 0 आ रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक सीरीज़। ये चीज़ आप जो है 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बस यहाँ पे दो एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि आपके पास अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन, तो इस केस में ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्ज या डाइवर्ज या ऑसिलेट फाइनाइटली इन्फिनाइटली क्या है, वो क्या चीज़ है वो बताएगा कि अगर इस रेशो का जो आपका ज्योमेट्रिक रेशो है इसका मॉड 1 से छोटा होता है तो सीरीज़ आपकी कन्वर्ज करेगी। अगर उसका रेशो 1
या फिर 1 से बड़ा होता है तो वो डाइवर्ज करेगी, और अगर -1 होता है तो वो ऑसिलेट्स फाइनाइटली, और अगर -1 से छोटा होता है देन इन्फिनाइटली। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, बस ये चीज़ हमें ज़्यादातर मदद में आएगी कि अगर उसका मॉड 1 से छोटा है तो कन्वर्ज करेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो डाइवर्ज करेगा, किसी केस में ये 2 भी आ सकती है। थर्ड है आपका हाइपर हार्मोनिक सीरीज, नाम बड़ा हार्ड है, सिंपल सा है कि पी टेस्ट है ये, पी सीरीज टेस्ट। तो जैसे कि इसका स्वरूप, इसका जो रूप है, इसका जो फॉर्म है वो ऐसा होगा कि समेशन n गोज़ फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n की पावर p। यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, यहाँ पे n चेंज हो रहा है, अब p आपका सेम है। तो ये इस तरह की 1/n, इस तरह की जो सीरीज़ है वेर 1/1 के पावर p प्लस 1/2 का पावर p एंड सो ऑन, इस तरह से जा रही है। तो ये जो सीरीज़ है ये कब कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ पर जो बात होगी वो इस पावर p पर बात होगी। तो ये कन्वर्ज करेगी अगर पावर आपका 1 से बड़ा है तो, और डाइवर्ज करेगा अगर 1 या फिर 1 से छोटा है। और यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि p आपका इंटीजर ही हो, यानी कि वो कोई जैसे 1.5 भी हो सकता है, यानी कि कोई रैशनल नंबर भी हो सकता है, इस तरह से ये बात कर रहा है। तो आपको ध्यान हो तो मैंने पहले लेक्चर में बात करी थी कि 1/n ये जो है ये क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है, और आपको रीज़न भी समझ में आ गया होगा कि 1/n में n का पावर p कितना है, 1 है। तो थ्रू दिस p सीरीज टेस्ट आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्ज करता है। ओके, सो इनको नोट ज़रूर करें। अब कुछ कंपैरिजन टेस्ट को डिस्कस करते हैं जो कि बड़े आसान हैं, और कुछ नहीं है, बड़े सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज़ होंगी, एक होगी an से बनी हुई, दूसरी होगी bn से बनी हुई। अब 3 फॉर्म, इसके टोटल 6 फॉर्म है, 3 अभी डिस्कस करूँगी, 3 अब नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो पहले में ये कहता है कि अगर इस फर्स्ट टर्म की जो फर्स्ट सीरीज़ के जो टर्म्स हैं, यानी कि an इज़ लेस देन और इक्वल टू k इंटू bn, जहाँ पे k कोई पॉजिटिव नंबर है, और ये चीज़ है फॉर ऑल n, सारे n के लिए इस सीरीज़ के टर्म्स जो हैं वो bn की सीरीज़ से लेस देन और इक्वल टू मल्टीप्लाइड में k हैं। तो ये कहता है कि मतलब जो bn है वो बड़ा है और जो an है वो छोटा वाला है। तो ऑब्वियसली अगर बड़ा वाला सीरीज़ bn कन्वर्ज करेगी तो छोटी वाली सीरीज़ भी कन्वर्ज करेगी, और अगर छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा। तो सिंपल सी बात है कि अगर an इज़ लेस देन और इक्वल टू k bn वेर k इज़ ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल n, यहाँ पे ध्यान रखिए ये फॉर ऑल n है। तो अगर bn कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, यानी कि बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा, और छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी ऑब्वियसली डाइवर्ज करेगा। सिंपल सी बात है। सेकेंड में ये कह रहा है कि अगर यही an अब bn के 2 मल्टीपल्स के बीच में सैंडविच है, यानी स्मॉल k इंटू bn इज़ लेस दैन इक्वल टू an इज़ लेस दैन इक्वल टू k bn, जहाँ पे स्मॉल के और कैपिटल के दोनों पॉजिटिव नंबर है, ये फॉर ऑल n है। तो इस केस में देखिए क्या हो जाएगा, इस केस में क्योंकि अभी सैंडविच है इसके बीच में भी और इसके बीच में, तो an एंड bn की जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होगा, यानी कि अगर bn कन्वर्ज कर रहा है तो an भी कन्वर्ज करेगा, an कन्वर्ज कर रहा है तो bn भी कन्वर्ज करेगा, bn डाइवर्ज कर रहा है तो an भी डाइवर्ज करेगा, और an डाइवर्ज कर रहा है तो bn भी डाइवर्ज कर रहा है। तो सिंपल सी भाषा में हम इस चीज़ को कैसे कहते हैं कि ये दोनों सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। तो अगर आपको जो है इन दोनों सीरीज़ में से किसी की भी इंफॉर्मेशन मालूम है तो आप दूसरी सीरीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं। थर्ड में ये कहता है कि an इज़ लेस देन और इक्वल टू k bn, जस्ट लाइक दिस, जहाँ पे k इज़ पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर फ़र्क ये है कि ये फॉर ऑल n था, यानी कि n 1 से लेकर शुरू हो रहा था, तो वहाँ से जो है ये कंडीशन ट्रू थी। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, यानी कि एक m के बाद इन 2 सीरीज़ के बीच में ये रिलेशन दिखाई देता है, उससे पहले ये रिलेशन ज़रूर नहीं होल्ड होता हो। तो आपको बस ये कहना चाह रहा है कि अगर एक टर्म के बाद ये वाली प्रॉपर्टी शो करे तो भी सेम ही बात होगी कि bn जो है वो कन्वर्ज करेगा तो an भी कन्वर्ज करेगा, सेम वही बात। और अगर छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा। इसका कहने का एक मीनिंग ये है कि अगर कोई भी सीरीज़ लेते हैं हम, जैसे कि a1 प्लस a2 प्लस, मान लीजिए मैंने am तक ले लिया और फिर उसके बाद फिर से कंटिन्यू करेगी, तो ये जो am है ये फाइनाइट टर्म्स हैं,
और अगर आप किसी सीरीज़ में से फाइनाइट टर्म्स को डिलीट भी मार देते हैं तो भी उस सीरीज़ पे कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी जो है इन्फिनाइटली मेनी टर्म्स होती हैं। तो कुछ चंद टर्म्स से जो है उस पर कुछ ज़्यादा खास फर्क पड़ता नहीं है। यही ये तीसरी वाली जो फॉर्म है वो बताना चाहती है कि अगर आपका ये जो कंडीशन है वो कुछ m के बाद चालू होता है, ये वाली कंडीशन, तो भी प्रॉपर्टी सेम रहेगी। चलिए फिर हम आगे की 3 फॉर्म्स देखते हैं। चलिए अब इन 3 फॉर्म्स की बात करते हैं। फिर से वही है कि एन आपका के बी एन और कैपिटल के बी एन के बीच में सैंडविच है। के और के कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो वही बात है, दोनों कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। बस यहाँ पे फ़र्क क्या है कि फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम, जो हमने इससे पहले पढ़ा था वहाँ पे फॉर ऑल एन था, वहाँ पे फॉर ऑल एन था इससे पहले वाले में, और यहाँ पे क्या है, एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। रीज़न मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा। 5th है, अब ये ज़रा इंटरेस्टिंग है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास जो 2 सीरीज़ हैं उसकी ये जनरल टर्म है ए एन और बी एन। इनका अगर आप रेशो लेते हो, और रेशो अगर आपके पास एल आता है जहाँ पर एल फाइनाइट है और नॉन ज़ीरो है, क्या है, फाइनाइट और नॉन ज़ीरो है, तो इस केस में आप ये कह सकते हैं कि दोनों सीरीज़ कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। जो इसका नेचर होगा वही इसका नेचर होगा एंड वाइस वर्सा। अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे फाइनाइट और नॉन ज़ीरो का एक ही मतलब है। नॉन ज़ीरो इसीलिए इन्होंने लिया है कि मान लीजिए कि ये बी एन ऊपर हो जाता है और ए एन नीचे हो जाता है, तो इस केस में ये इन्फिनाइट ना हो जाए, तो फाइनाइटनेस को मेंटेन करने के लिए दिस इज़ नॉन ज़ीरो। सो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन इज इक्वल टू एल। अगर ऐसा आता है फाइनाइट नॉन ज़ीरो तो ये वाली कंडीशन होल्ड हो जाएगी। अब ये है कि क्या हो जाए अगर इसका आंसर 0 या फिर इन्फिनाइट आ जाए। तो पहले केस में वो ये बताता है कि अगर इसका आंसर 0 आता है तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर आपका नीचे वाला जो हमारा डोमिनेंट है वो ज़्यादातर बी एन है, आप देख पा रहे हो कि हमेशा ज़्यादातर हम बी एन को बड़ी वाली सीरीज़ लेके चल रहे हैं। सो अगर नीचे वाला है बी एन जो है वो कन्वर्ज करता है तो ए एन भी कन्वर्ज करेगा। सिर्फ इतना ही कह सकते हैं हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर ए एन डाइवर्ज करेगा तो बी एन भी डाइवर्ज करेगा, इसके बारे में नहीं कह रहे हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर ये कन्वर्ज करेगा तो ये भी कन्वर्ज करेगा अगर इसका रेशो 0 आता है। अगर इसका रेशो इन्फिनिटी आता है तो बी एन डाइवर्ज करेगा तो ए एन भी डाइवर्ज करेगा। अब ये थोड़ा सा ऐसा है, ये 2 टर्म्स की जो थोड़ा सा याद रखने वाली बात है, क्योंकि बाकियों में आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है। 6th है आपका कि ए एन अपॉन ए एन प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू बी एन अपॉन बी एन प्लस 1। अगर ऐसा होता है फॉर ऑल एन ग्रेटर दैन इक्वल टू एम, तो अगर बी एन कन्वर्ज करेगा यानी कि वो जो बड़ी वाली डोमिनेंट वाली सीरीज़ थी वो कन्वर्ज करेगी तो एन भी कन्वर्ज करेगा, छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला डाइवर्ज करेगा। इसी चीज़ को, क्योंकि ये दोनों फिट नहीं बैठते, ये और ये जो कह रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा दिखता है ये बड़ा दिखता है, इसी चीज़ को आप ऐसे भी तो कह सकते हैं ना कि बी एन प्लस 1 डिवाइड बाई बी एन, रेशो मैंने उल्टा कर दिया, इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन। तो अब आप कह सकते हैं अगर ये बड़ा वाला कन्वर्ज करेगा तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा, छोटा वाला डाइवर्ज करेगा तो बड़ा वाला भी डाइवर्ज करेगा। तो इन तीनों को भी आप नोट कर दीजिए। अब हम चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। तो चलिए सिंपल एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। तो ये 2 बड़े ही सिंपल से एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। अभी तक हमने जितने भी फॉर्म्स दिए गए हैं उसमें भी जैसे कि कोई सीरीज़ कन्वर्ज करती है उसकी लिमिट के बारे में बात नहीं करी है कि वो किसको कन्वर्ज करेगा। हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि ये सीरीज़ कन्वर्ज करेगी कि डाइवर्ज करेगी। कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात चल रही है। तो जहाँ पर आपकी सीरीज़ सिंपल दिखाई देती है तो वहाँ पे आप ट्राई कीजिए कि ए एन की लिमिट निकालने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा आप, जहाँ पे सिंपल सा दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे ए एन है आपका एन अपॉन एन प्लस 1, तो इसका आप लिमिट निकाल सकते हो। तो जब लिमिट निकालोगे एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, नीचे वाले में से एन कॉमन ले लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन अपॉन एन बाहर निकाल दीजिए, सो इट इज़ 1 प्लस 1 अपॉन एन, एन कैंसिल, तो ये कन्वर्ज करता है 1 को, सॉरी इट कन्वर्जेस टू 1। और आपको मैंने कहा था कि अगर लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी एन ये नॉन ज़ीरो आता है, इसका मतलब आपकी जो सीरीज़ होगी वो क्या करेगी, ये डाइवर्ज करेगी, क्योंकि कन्वर्ज करने के लिए इसको 0 होना पड़ेगा।
सो ये क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो आ रहा है, मतलब ये डाइवर्ज करेगी। सो दिस सीरीज डाइवर्जेस। ओके, तो आप शुरू जब भी किसी सीक्वेंस के बारे में सोचें तो ट्राई करें कि ए एन का लिमिट निकालें, क्योंकि हो सकता है कि इसी चीज़ को हम अलग मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा है, मतलब ए एन का निकालना बहुत आसान सी बात होती है, उतनी भी नहीं होती लेकिन होती है मतलब। चलिए अब बात करते हैं इसकी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन, देखिए ये तो स्क्वायर की बात है, इसको मैं नीचे सेपरेट भी कर सकती हूँ। सो n स्क्वायर का पावर 1 ओवर n, या फिर आप ये कह सकते हैं कि n का पावर 2/n। यहाँ पे हमारा मेन मुद्दा एक्चुअली क्या है, n का पावर 1 ओवर n है। ओके, सो हम इस पे लिमिट निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि एक्सपोनेंट है, हम मान लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू n का पावर 1 ओवर n, दोनों तरफ log लगा देंगे, तो log y किसके बराबर आ जाएगा, 1 अपॉन n log n। अब हम इस पर लिमिट लगाते हैं। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये क्या आ जाएगा, log y इज इक्वल टू, अब ये है एक्चुअली आपका log n अपॉन n। सो व्हेन यू पुट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये ऊपर वाला भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये एक फॉर्म बनाता है, कौन सा, इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट। तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर लगाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ऊपर का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन n और नीचे का 1। अब लगाइए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये आ जाएगा 0। हाँ, 0 जो है ए एन नहीं आया है, log y का लिमिट 0 आया है। सो ये यहाँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी log y इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ एंटी लॉग लेती हूँ, तो हम ये कह सकते हैं कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी y जो है वो e का पावर 0 है ना, log वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, e का पावर 0 आ जाए, जो कि 1 है, जो कि नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब आपकी जो ये सीरीज़ है ए एन, ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। ओके, हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बात हुई है n की पावर 1/n। तो ए एन क्या था हमारा, ए एन एक्चुअली क्या था, 1 अपॉन n का पावर 2/n, यानी कि ये था आपका ये था y, तो ये y स्क्वायर ही कह सकते हैं। सो 1 अपॉन y स्क्वायर था ये। ओके, सो इसका लिमिट कितना आ रहा था, इस y का लिमिट कितना आ रहा था, 1 है ना। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू, आप ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 अपॉन y स्क्वायर विच इज़ 1 अपॉन 1 विच इज़ 1 विच इज़ नॉन ज़ीरो, और ए एन आपका नॉन ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ये जो सीरीज़ है ये डाइवर्जेंट है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप ए एन की मदद से जो है बता सकते हो कि सीरीज़ डाइवर्जेंट है, लेकिन ए एन की मदद से आप ये नहीं बता सकते हो कि सीरीज़ कन्वर्जेंट है या नहीं है। अब हम थोड़ा सा अपना एग्जाम्पल का डिफ़िकल्टी लेवल ऊपर बढ़ाते हैं। तो अब हमारे पास आ गया समेशन, ऑब्वियसली इट शुड बी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n क्यूब log n। अब ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ पे आपका मन नहीं करेगा कि आप जो है ए एन का लिमिट निकालें, बिकॉज आप डायरेक्टली नहीं कई बार प्रेडिक्ट कर पाते हो कि ए एन का लिमिट क्या होगा इस केस में। अगर कर पाते हो तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते हो तो अच्छी बात नहीं है, कोई बात नहीं, हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट है। अब इसमें एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी, और वो क्या, वो आपको दिखाई दे रहा होगा 1 अपॉन n क्यूब, 1 अपॉन n क्यूब। ओके, और 1 अपॉन n क्यूब जो है हम इस पर p सीरीज़ टेस्ट लगा सकते हैं। आप ये जानते हैं कि समेशन 1 अपॉन n क्यूब ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज इसीलिए करता है क्योंकि इसकी पावर p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, p जो है 3 है, जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो हो सकता है हम इसकी मदद से इस पूरे के कन्वर्जेंस के बारे में पता लगा सकें, ठीक है ना। सो अब है बस ये 1 अपॉन log n की बात। अब यहाँ पे आपको ट्रिक अप्लाई करनी होती है। तो देखो, जो आपका log n है ये
ग्रेटर देन 1 होता है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि 3 के बाद, जब 3 के बाद आप लॉग की वैल्यू निकालना शुरू करते हो तो 1 से बड़ी होती है। तो आप ये कह सकते हो कि दोनों तरफ अगर रेसिप्रोकल लो, सो 1 अपॉन लॉग n इज लेस देन 1। दोनों तरफ आप जो है 1 अपॉन एन क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए। सो 1 अपॉन एन क्यूब लॉग n इज लेस देन 1 अपॉन एन क्यूब। ओके, सो अब आपको क्या यहाँ पे bn और an का पता चल रहा है। सो दिस विल एक्ट योर an एंड दिस विल एक्ट एज योर bn, और आपको bn के बारे में पता है ना। सो ये जो an है, दिस इज़ फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब थोड़ा सा अपने वो फॉर्म्स को याद कीजिए कि एक तो हमने फॉर ऑल n पढ़ा था और एक हमने फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m पढ़ा था। मैंने वहाँ पे क्या कहा कि कुछ जैसे कि 3 से पहले 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स के लिए हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी होल्ड ना होती हो, लेकिन तीसरी टर्म से सारे के लिए प्रॉपर्टी होल्ड होती है। और क्योंकि ये इन्फिनाइट सीरीज़ है तो 2-4 टर्म से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पर। तो यहाँ पर bn क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। रीज़न मैंने आपको बता दिया, p सीरीज़ टेस्ट से, और हमें ये मालूम है कि अगर ऐसा होता है और बड़ा वाला कन्वर्ज करता है तो छोटा वाला यानी कि समेशन 1 अपॉन एन क्यूब लॉग n भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। तो ये जो सीरीज़ है ये कैसी है, कन्वर्जेंट सीरीज़ है। अब ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, आप कोई फर्स्ट टाइम इसको देखे तो हो सकता है वो डर जाए, लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है ये। यहाँ पर वेरिएबल की बात हो रही है, x इज़ ग्रेटर देन 0, तो आप इसके लिमिट, इसको अगर आप एज एन लेते हो तो शायद आप इसके बारे में कुछ ज़्यादा बता नहीं पाओगे। तो हाँ, तो एक चीज़ तो क्लियर है कि जो 3a की पावर n प्लस x है ये हमेशा जो है 3 का पावर n से बड़ा होगा, क्योंकि ये x आपका पॉजिटिव है, तो इसमें पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये वाली टर्म जो है इससे बड़ी ही होने वाली है। दोनों तरफ रेसिप्रोकल लोगे तो 3 का पावर n प्लस x जो है वो आपका 1 अपॉन 3 की पावर n से छोटा होगा, है ना। और अब देखिए ये काम करेगा आपका एज अ bn और ये काम करेगा आपका एज अ an, और यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 अपॉन 3n की क्या कहते हैं, सीरीज़। तो 1 अपॉन 3n की सीरीज़ यानी क्या, 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का क्यूब एंड सो ऑन। यहाँ पे ऊपर वेरिएबल है, आप जो है कभी भी पी सीरीज़ में और ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जहाँ पे कॉमन रेशियो 1 अपॉन 3 है। अब आपको मालूम है कि जो 1 अपॉन 3 है वो 1 से छोटा है, इसका मतलब ये है कि ये जो सीरीज़ है, सीरीज़ 1 अपॉन 3 का पावर n, ये क्या करेगा, ये कन्वर्ज करेगा। और किसको कन्वर्ज करेगा ये भी आपको निकालना आसान है, लेकिन फ़िलहाल हमें क्या देखना है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो क्योंकि ये चीज़ इससे क्या है, लेस देन है फॉर ऑल n, है ना। सो अगर ऐसा है और bn आपका कन्वर्ज करता है, सो सिंपली यू कैन से कि सीरीज़ 1 अपॉन 3 का पावर n प्लस x ये भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। बड़ा वाला कन्वर्ज कर रहा है तो छोटा वाला भी कन्वर्ज करेगा। तो आज की वीडियो लेक्चर का लास्ट एग्जाम्पल है, ये सीरीज़ कंटिन्यू होगी दूसरे वीडियो लेक्चर में भी, बस आज के लिए इतने ही एग्जाम्पल मैं आपसे कराने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपका जो an है, अब इसका जनरल क्या हो, आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि ये ऑड टर्म्स है ना। और कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, तो कहाँ ऑड टर्म कैसे आएगा, 2n माइनस 1। तो इसका न्यूमरेटर क्या है, 2n माइनस 1 डिवाइड बाय में देखिए ये क्या है, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सिंपली ये क्या है, यहाँ पे n से शुरू होगा, सो जब n 1 होगा तो इट इज़ 1n, फिर उसमें एक ऐड है, फिर उसमें 2 ऐड है। तो ये आपने क्या बना दी, आपको सीरीज़ दी गई थी उसमें से आपने an बना दिया। अब हम ट्राई करेंगे कि इसमें से n कॉमन निकाल देते हैं। तो n कॉमन निकाल दिया तो ये बना 2 1 अपॉन n, यहाँ से q बन जाएगा ये, तो n क्यूब 1 प्लस 1 बाई n 2 प्लस 1 बाई n, तो एक n कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज़ 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब क्या आपको यहाँ पे आपका bn दिखाई दे रहा है, मे बी आपको 1 अपॉन एन स्क्वायर bn दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। सो
तो बी एन आपका क्या हो गया 1/n²। तो अभी हम जो कंपैरिजन टेस्ट लगा रहे थे कि ए एन इज़ लेस देन और इक्वल टू बी एन, वो यहाँ पे पॉसिबल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बस हमने बी एन तो ढूंढ लिया, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि ये टर्म जो है, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते, इस चीज़ का दावा नहीं कर पा रहे हैं कि ये 1/n² से छोटा या फिर बड़ा है, यानी कि लेस देन इक्वल टू वाला कंपैरिजन हम नहीं लगा पा रहे हैं। ठीक है, इससे पहले वाले में हम लगा पा रहे थे, लेकिन ये अब इस पे नया कंपैरिजन टेस्ट लगेगा। और आपको ध्यान में होगा कि हमने ए एन और बी एन का रेशो भी लिया था, तो वही करेंगे हम, ए एन अपॉन बी एन का रेशो ले लेंगे। तो जब आप इस ए एन को इस बी एन से डिवाइड करोगे तो ये 1/n² क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो बचेगा आपके पास क्या, सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, यानी कि 2 - 1/n डिवाइड बाय 1 + 1/n इंटू 2 + 1/n। अब आप इस पर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाइए। सो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0, ऊपर बचेगा 2 बट्टे में 1 × 2, सो विच इज़ 1। और ये कैसा आ गया, ये क्या है, नॉन ज़ीरो फाइनाइट है। अगर नॉन ज़ीरो फाइनाइट है तो ये जो ए एन और बी एन दोनों सीरीज़ हैं, ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर होगा। ओके, ये वाली जो कंपैरिजन टेस्ट है ये भी बहुत ही अच्छी है, काम की है। सो ए एन बी एन क्या कहेंगे, बाय कंपैरिजन टेस्ट 1 2 3 जो भी है, मुझे ध्यान भी नहीं है, ये क्या होगा, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। अगर ये कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर है तो आपको जो है इसमें से जो बी एन वाली सीरीज़ है इसके बारे में पता है। तो जो आपका 1/n² है ये क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। क्यों कन्वर्ज करता है, क्योंकि पी सीरीज़ क्या कहता है कि 1/n का पावर अगर p ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज करेगा। सो 2 इज़ ग्रेटर देन 1, हेंस कन्वर्ज। और बी एन कन्वर्ज कर रहा है तो आपका ए एन भी क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, बिकॉज टेस्ट कहता है कि कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टुगेदर। तो ये मैंने आज आपको कुछ कंपैरिजन टेस्ट बताए जो कि बहुत कमाल के हैं। इसके ऊपर हम एग्जाम्पल भी करने वाले हैं, आपको होमवर्क भी देने वाले हैं। आशा करूँगी कि आपको ये चीज़ समझ में आई हो, और होपफुली मैं अगले वाले वीडियो लेक्चर में इसको कंप्लीट करूँगी और हम नए टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे।